हेलो एवरीवन। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते जा रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते क्या है, जैसे कि नाम से ही हमें देख के पता चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब क्या? केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन का बात होगा। केमिकल रिएक्शन का बात, केमिकल रिएक्शन का बात होगा। और काइनेटिक्स मतलब क्या? काइनेटिक्स मतलब बोला जाता है कि स्पीड। काइनेटिक्स मतलब स्पीड। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड मतलब को कहा जाता है रेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन उसका स्पीड को कहा जाता है रेट। अब जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसके ऊपर डिपेंड करके केमिकल रिएक्शन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि वेरी फास्ट रिएक्शन, जो होने में बहुत कम टाइम लग रहा है। वेरी फास्ट रिएक्शन जो होने में बहुत कम टाइम में लगे, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन है। एक एसिड लिया हमने HCl और उसके साथ एक बेस लिए NaOH, जो मिलके बहुत ही कम टाइम में दे देगा NaCl सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन कि रिएक्टेंट को मिला है साथ साथ प्रोडक्ट दे दे। रिएक्टेंट को मिला है साथ साथ प्रोडक्ट दे दे, ये वेरी फास्ट रिएक्शन। एक हो सकता है कि वेरी स्लो, मतलब होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उसे हम कह सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो क्या है कि रास्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहा है उसका सड़ जाना, मतलब वो अगर खुले हवा में रख दे, किसी भी लोहे के टुकड़े को खुले हवा में रख दे, वो वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर मॉइस्चर है, जो एयर में जो मॉइस्चर है ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करके वो सड़ जाता है, रास्ट हो जाता है। तो वो बहुत ही धीरे धीरे होता है वेरी स्लो रिएक्शन, कहते हैं रास्टिंग। और एक हो सकता है कि इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा कि वेरी स्लो कह दे उसे, और इतना भी जल्दी नहीं हो रहा कि वेरी फास्ट कह दे उसे हम कह देंगे मॉडरेट रिएक्शन। उसे हम कह देंगे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब जैसे कि कोई भी गैसियस रिएक्शन, कोई भी गैसियस रिएक्शन, कोई भी गैसियस रिएक्शन होता है मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि हमें पता है कि हेवर्स प्रोसेस जो एमोनिया प्रिपरेशन का प्रोसेस है, N2 + 3H2 से बनता है 2NH3। इसमें क्या है, तीनों ही गैस है, तीनों ही गैस है। तो दिस इज अ मॉडरेट रिएक्शन, दिस इज अ मॉडरेट रिएक्शन। अब केमिकल काइनेटिक्स में होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में हम ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ना तो हम वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम मॉडरेट रिएक्शन जो है उनको लेके डिस्कस करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम मॉडरेट रिएक्शन लेकर डिस्कस करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम मॉडरेट रिएक्शन लेकर भी डिस्कस करेंगे। अब रिएक्शन का जो स्पीड है उसे हम रेट कह रहे थे। स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब है जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है, चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड का मतलब है चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम है, उस टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसे हम स्पीड कह रहे थे। अब कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है, और जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का तो कोई खेला है नहीं, यहाँ पे जो भी हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन का खेल हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगा। मतलब जो चेंज हो रहा है विथ टाइम, जो चेंज हो रहा है विथ टाइम वो कॉन्सेंट्रेशन का ही हो रहा है। तो रिएक्शन का जो स्पीड जिसे हम रेट कह रहे थे उसे कहा जाता है कि चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। एक सर्टेन टाइम में कॉन्सेंट्रेशन का कितना चेंज हो रहा है उसे हम कह देते हैं रेट, कोई भी रिएक्शन का रेट। ठीक है। अब बात है कि हमने मोल कॉन्सेप्ट से पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर ऐसे लिखा जाए,
कि 2A प्लस 3V से बन रहा है हमारा 4C, तो हम उसे कह सकते हैं कि 2 मोल ऑफ ए, 2 मोल ऑफ ए react with 3 mole of B, 3 mole of B and give 4 mole of C. मतलब ए जो है उसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, बी जो है उसका भी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है, और सी जो है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, सी जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब ए और बी डिफॉर्म हो रहे हैं, ए और बी कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, और सी जो है वो फॉर्म हो रहा है, जो नया बन रहा है। तो अगर कहा जाए कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, मतलब ए कितना डिकम्पोज हो रहा है, ए कितना कंज्यूम हो रहा है, उसका रेट कितना क्या होगा कि ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ बाय टाइम, बाय चेंज ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ डीए बाई डी टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीए बाई डी टी, यही हुआ। लेकिन ए है एक रिएक्टेंट जिसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम टू टाइम घट रहा है, तो अगर चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम निकालने जाए तो क्या होगा कि वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ए का, जो फाइनल ए, क्योंकि एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट घटेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो छोटा होगा, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो बड़ा होगा। तो अगर हम डी जो चेंज हुआ है वो निकाले तो वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन जो हमारा रेट है, स्पीड, वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, सामने एक नेगेटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं, सामने एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, जब भी हम रिएक्टेंट का रेट के बात करें, जब भी हम रिएक्टेंट का रेट की बात करें तो सामने एक नेगेटिव साइन लगाया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होता है, तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो छोटा होगा और जो इनिशियल होगा वो बड़ा होगा। तो अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन रेट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा नेगेटिव दे रहे जब रिएक्टेंट का रेट लिखा जाता है। तो कह सकते हैं तो ऐसे ही अगर कहा जाए कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी, क्या होगा, बी भी हमारा रिएक्टेंट, बी के लिए भी नेगेटिव आएगा, और चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ चेंज ऑफ टाइम, ये हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, बी तो खर्च हो रहा है, बी खर्च हो रहा है, तो उसे डिकम्पोजिशन, कंजम्पशन, डिफॉर्मेशन कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर रिएक्टेंट है तो उसके सामने एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें रेट पॉजिटिव में चाहिए। उसके बाद कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, बस बात खत्म। अब अगर पूछा जाए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, क्योंकि सी प्रोडक्ट है, क्योंकि सी प्रोडक्ट है तो सी फॉर्म हो रहा है, सी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका रेट अगर पूछा जाए कि पहले तो सी था ही नहीं, या फिर कोई भी सर्टेन टाइम अगर रिएक्शन का ले ले, जितना टाइम बीतेगा सी और भी बनता जाएगा, मतलब सी का कॉन्सेंट्रेशन और भी इंक्रीज होता जाएगा, टाइम बाय टाइम सी का कॉन्सेंट्रेशन और भी इंक्रीज होता जाएगा, तो सी का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो बड़ा है, सी का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। तो अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाले तो पॉजिटिव वैल्यू आ ही रहा है, तो हमें यहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आ ही रहा है, तो इसके यहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंजिंग टाइम, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कब जब भी कोई स्पेसिफिक एक सब्सटेंस का या फिर प्रोडक्ट का, एक रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट का रेट पूछा गया, तो हम कह देंगे कि अगर रिएक्टेंट है तब तो एक नेगेटिव वैल्यू पहले आएगा, फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम।
अगर प्रोडक्ट है तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन। और रिएक्टेंट में नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रहा है कि नेगेटिव साइन इज यूज्ड बिकॉज concentration of a reactant decreases, but a rate must be positive। जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो वही हम बैठा दे तो रेट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम छोटा है, इनिशियल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा एक नेगेटिव यूज होता है। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल एलिमेंट जो था रिएक्शन में, इंडिविजुअल जो एलिमेंट था उनका रेट। अब रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्शन देख के हमें क्या पता चलता है कि जितने देर में, जितने वक्त में ए का 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, उतने वक्त में बी का 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, उतना ही वक्त में सी का 4 मोल फॉर्म हो रहा है, सी का 4 मोल बन रहा है। क्या कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें कह सकते हैं कि जितने टाइम में ए का 2 मोल कॉन्ज्यूम होगा, उतने टाइम में बी का 3 मोल कॉन्ज्यूम होगा, बी का 3 मोल कंज्यूम होगा, और सी का 4 मोल प्रोड्यूस होगा, और सी का 4 मोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो रिएक्शन का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्शन का जो एससी है, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितने देर में ए का 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, उतने देर में बी का 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, उतना देर में सी का 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो तीनों का रेट कभी इक्वल नहीं हो सकता, तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट का रेट कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना है, इसको इक्वल करने के लिए हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का रेट को उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो तीन इंडिविजुअल ए बी सी का हमने रेट निकाला, उसको अगर इक्वल करना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो हम लिख सकते हैं कि -1/2 डी ए बाई डी टी, -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1 बी का कोफिशिएंट कितना है 3, 1/3 डी बी बाई डी टी। ठीक है, अब सी को अगर इक्वल करना पड़े तो सी तो प्रोडक्ट है, उसके लिए नेगेटिव आएगा नहीं, और कोफिशिएंट कितना है 4, तो 1/4 डी सी बाई डी टी। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का रेट कहा जाए तो वहां पे तो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स का रेट को इक्वल करने कहा जाए तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, क्योंकि रेट तीनों का इक्वल नहीं है, क्योंकि तीनों का अलग अलग मोल कंज्यूम हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में तीनों का अलग अलग मोल कंज्यूम हो रहा है, तो तीनों का रेट तो कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो उसे इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को ही हम कह देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, फिर आर, इसी को ही हम कह देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, जब इंडिविजुअल एलिमेंट का बात हो रहा है तब तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ नहीं रहा, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, रिएक्टेंट के लिए माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। जब तीनों को इक्वेट करना है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबको इक्वेट करना है, तो उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और उन सभी को हम कह देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, उन्हीं को हम कह देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड कितना है, रिएक्शन का रेट कितना है। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक? तो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्या क्या है कि इन आ रिएक्शन 2A टू P, 2A टू P हो रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चेंज 0.1 मोल पर लीटर। जो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोल पर लीटर चेंज हुआ है। जो चेंज है मतलब डी ए का बात हो रहा है, डी ए का बात हो रहा है इन 10 मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, हमें पूछा क्या गया है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहां पे स्टोइचियोमेट्री का बात होगा, एससी का बात होगा, क्योंकि इंडिविजुअल रेट नहीं पूछा गया, हम पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिविजुअल रेट होता, इंडिविजुअल रेट होता तब कोई स्टोइचियोमेट्री का बात होता नहीं, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो स्टोइचियोमेट्री आएगा ही आएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो स्टोइचियोमेट्री आएगा ही आएगा। अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया तो स्टोइचियोमेट्री आएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज दिया गया है, तो ए के हिसाब से, ए के तरीके से हम अगर रिएक्शन का रेट लिखने चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस, क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, फिर स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट नीचे आएगा, एंड डी ए बाई डी टी। तो डी ए और डी टी दोनों ही दिया गया है कि 10 मिनट टाइम का जो इंटरवल है उसमें चेंज हुआ है 0.1 मोल पर लीटर, तो वही बैठा देंगे कि इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ 0.1 बाई 10। तो क्या हो जाएगा, 0.1 चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, कहा नहीं गया, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, कहा नहीं गया, 0.1 चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। तो एक्चुअली ये चेंज क्या है, एक्चुअली चेंज क्या है, एक्चुअली अगर चेंज हम कहने जाए तो -0.1 हो, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो एक्चुअली जो चेंज होगा ए का -0.1 होगा, तो हमें -0.1 बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठेगा -0.1, क्योंकि डिक्रीज होता है, चेंज 0.1 है, मतलब रिएक्टेंट होगा तो चेंज डिक्रीज चेंज होगा, तो माइनस आएगा। अगर प्रोडक्ट होता तो इंक्रीज चेंज होता, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो वहां पे माइनस नहीं आता है। और टाइम कितना है, 10 मिनट, तो ये हो गया 1/2 0.1/10। जो कैलकुलेट करने जाए तो क्या होगा, 1/200, 1/200, इसे अगर कैलकुलेट कर ले तो आ जाएगा मीन्स। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूनिट, यूनिट रेट क्या है, रेट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्चुअली हम मोलैरिटी की बात करते हैं जनरली, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। और टाइम टू टाइम, टाइम कुछ भी हो सकता है, आवर, मिनट, सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, टाइम टू टाइम। तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये हो गया रेट का यूनिट, ये हो गया हमारा रेट का यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दिया गया है, एक्चुअली हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन दिया गया है, और कहा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एन एच टू। अच्छा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, DNH3 बाई dt, मतलब क्या है,
NH3 प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 पूछा गया और DH2 माइनस DH2 बाई dt माइनस DH2 बाई dt मतलब रिएक्टेंट जो H2 है उसका कंजम्पशन का रेट दोनों के अंदर रिलेशन पूछा गया तो रिलेशन करना है मतलब हमें पता है कि जो इंडिविजुअल रेट है उसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे फिर हम इक्वल कर सकते हैं तो ही करेंगे हम कि हमें एक तो NH3 के लिए पूछा गया है हाँ एक तो NH3 के लिए पूछा गया है और एक H2 के लिए पूछा गया है तो ये दोनों का अगर इक्वल करना है तो हमें ये लिख सकते हैं कि H2 रिएक्टेंट है तो माइनस 1 बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी H2 बाई dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं आएगा 1/2 डी NH3 बाई dt ठीक है ये आ गया अब इसको दो को इधर ले जा तीन को उधर ले जा एक करके हमें देखना पड़ेगा कौन सा आ रहा है तो कौन सा आएगा -2/3 हाँ ये इस दो को इस तरफ लेके आई दो को इस तरफ लेके आई तो क्या आ जाएगा -2/3 DH2 बाई dt इज इक्वल टू डी NH3 बाई dt तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर ठीक है समझ में आ रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर अ रिएक्शन एक रिएक्शन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट मतलब ROR वही रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है मतलब यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करना पड़ेगा तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करके हम पहले लिख लेते हैं हर एक के लिए क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट है ये तो माइनस आएगा 1/2 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट DA बाई dt इज इक्वल टू बी माइनस रिएक्टेंट है कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो dV बाई dt इक्वल टू सी प्रोडक्ट है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 तो 1/3 dc बाई dt डी प्रोडक्ट है तो भी हो जाएगा पॉजिटिव कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो dB डी बाई dt ये हो गया अब ए के लिए क्या है ए के लिए -b है नीचे 2b है तो ये तो करेक्ट है ये तो करेक्ट है बी के लिए देखते हैं बी के लिए हाँ -b है और कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है ये भी करेक्ट है सी के लिए देखते हैं सी के लिए 1/3 भी है माइनस 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 सी प्रोडक्ट है सी के लिए माइनस नहीं हो सकता तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ठीक है ऐसे हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि ऐसे ना लिख के हम नॉर्मली देख सकते हैं कि हाँ ये हमारा रिएक्टेंट है तो एक के लिए तो माइनस चाहिए दो है तो दो नीचे चाहिए तो ये सही होगा ऐसे करके भी देख सकते हैं ठीक है या तो पहले लिख लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के मैच कर लेंगे या फिर यू ही देख के कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं कि N2 प्लस 3H2 से बन रहा है हमारा 2NH3 ये हमारा रिएक्शन दिया गया है और कहा गया कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 is 28 gram liter inverse second inverse what is the rate of formation of NH3 एक रिएक्शन दिया गया है उसमें जो एक रिएक्टेंट का कंजम्पशन रेट दिया गया है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेट पूछा गया है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेट पूछा गया अच्छा ऑप्शन भी देते ऑप्शन 56 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 14 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 68 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 34 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ठीक तो कैसे करेंगे कि ऐसे दिया गया है तो दोनों को मैच करेंगे दोनों को इक्वल करेंगे फिर इक्वेट कर देंगे
यही सोच रहे हैं ना कि दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों का आर ओ आर लिखेंगे, आर ओ पहले आर ए आर लिखेंगे, वहां से दोनों को इक्वेट इक्वेट हो जाएगा, फिर वहां से एन टू का वैल्यू बैठा देंगे, एन टू का जो रेट है उसका वैल्यू बैठा देंगे, तो एन एच थ्री का मिल जाएगा। इसे देख के दिमाग में पहले यही आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे जो यूनिट दिया गया है रेट का, वो ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और रेट का भी हमने यूनिट क्या पढ़ा, यूनिट क्या पढ़ा, यूनिट पढ़ा कि मोल होता है, यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो सेकंड है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ग्राम को हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम को हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम के साथ क्या रिलेशन है हमें पता नहीं। हम रिएक्शन देख के स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री क्या कहते हैं, मोल का रिलेशन, हम रिएक्शन देख के जो रिलेशन निकलते हैं वो मोल का रिएक्शन है, तो ग्राम के साथ क्या रिलेशन है हमें पता नहीं, हमें मोल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल लीटर में सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उन दोनों के अंदर रिलेशन बैठा सकते हैं। ठीक है, तो N2 का रेट दिया गया है, मतलब माइनस डी एन टू बाई डी टी, 28 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये N2 का रेट दिया गया है, लेकिन ग्राम में, तो ग्राम में है तो इसके साथ हम रिलेशन नहीं बैठा सकते, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री मोल का बात करते हैं, तो इसे हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम को N2 के मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। अब N2 का मोलर मास कितना है, N2 का मोलर मास है 40 इंटू टू, दैट इज 28, तो 28 बाई 28 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये हो गया 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब मोल में क्योंकि आ गया, अब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके रिलेशन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कि माइनस डी एन टू बाई डी टी, क्योंकि इसका कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, इज इक्वल टू NH3 जो प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं आएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो नीचे 2 आएगा, डी NH3 dt। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू निकालना है तो निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 2 इंटू माइनस dn2 बाई डी टी इक्वल टू डी NH3 बाई डी टी, तो डी NH3 बाई डी टी का वैल्यू कितना हो गया, डी NH3 बाई डी टी का वैल्यू हो गया 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, डी NH3 बाई डी टी का वैल्यू हो गया 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब ऑप्शन जो है वो हमारा ग्राम में गिवन है, मतलब इसको फिर से ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको फिर से ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, तो NH3 का रेट है, तो NH3 का मोलर मास से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो NH3 का मोलर मास कितना होता है, NH3 का मोलर मास होता है NH3 14 प्लस 3 दैट इज 17, तो 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 34 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, 34 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रेट पूछा जाए, रेट पूछा गया है, एक का दिया गया है दूसरे का पूछा गया है, तो हमें देखना पड़ेगा वो मोल में तो गिवन है ना, क्योंकि हम रिलेशन तभी निकाल सकते हैं कि जब मोल में गिवन हो, क्योंकि हम रिलेशन निकाल रहे थे स्टोइशियोमेट्री यूज करके, और स्टोइशियोमेट्री डिफाइन करता है मोल को, तो हम तब भी रिलेशन निकाल सकते हैं जब वो मोल में गिवन हो। अगर मोल में गिवन ना हो तो उसे हमें पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां से मोल का रिलेशन से हमें पहले रेट निकालना पड़ेगा, फिर ऑप्शन में अगर ग्राम में गिवन है उसको फिर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में? ठीक है, ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट, ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, कि कहा गया कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी, तो प्रोडक्ट बन रहा है ए प्लस बी से, ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी से हमारा
प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो कहा गया कि इसका रेट जो होगा, इसका रेट जो होगा, रिएक्शन का रेट जो होगा, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उसका कुछ पावर, इनटू दूसरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उसका कुछ पावर, ठीक है। क्या है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऊपर कुछ ना कुछ पावर, ऊपर कुछ ना कुछ पावर। अब पावर क्या है वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पावर क्या है हम बाद में देखते हैं। इस पावर को कहा जाता है ऑर्डर। पावर का वैल्यू कहां से आएगा वो हम बाद में देखते हैं। इस पावर को कहा जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर हो जाएगा एल प्लस एम, और एल हो जाएगा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, और एम हो जाएगा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एल, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बी। मतलब जो पावर है, जिस रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर है, वो उसका रेस्पेक्टिव ऑर्डर है। अब एक्चुअली ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट का कितना हाथ है, वही ऑर्डर। ऑर्डर बताता क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा था, बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, उसमें ए का कितना हाथ था और बी का कितना हाथ था, वही बताता है ऑर्डर, ठीक है। ठीक है। अब एल और एम का वैल्यू क्या होगा? एल और एम का एल और एम का वैल्यू जो है, एल एंड एम मे और मे नॉट बी सेम एज द stoichiometric coefficient of the reactant, ठीक है। कि एल और एम का वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से सेम हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ऐसा क्या बात हो कि सेम हो सकता है और ना भी हो सकता है? एक्चुअली रिएक्शन दो तरीके होता है। एक होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो दिख रहा है वो हो ही हो रहा है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, जो दिख रहा है वही हो रहा है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? जो दिख रहा है वो हो रहा है, जो दिख रहा है वो हो रहा है। मतलब अगर कहा जाए कि ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए प्लस बी से ही प्रोडक्ट बन रहा है, उसके अंदर और कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर कहा जाए ए प्लस बी से पी है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब ए और बी रिएक्ट करके ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर और कोई अलग से रिएक्शन नहीं हो रहा। तो अगर यही सिर्फ रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही है कंट्रीब्यूशन, वही है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई भी रिएक्टेंट का कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही एल एम का बराबर हो जाएगा। जो ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो एल का बराबर हो जाएगा, जो बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो एम का बराबर हो जाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में एल 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 एंड एम आर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। एल और एम इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि हम जो देख रहे हैं वो हो नहीं रहा, उसके अंदर और भी कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर और भी कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि हम अगर कि एक रिएक्शन है, उसमें ए प्लस बी से बन रहा है सी, फिर सी डी के साथ मिलकर बना रहा है ई, फिर ई से बन रहा है पी प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसे हम लिखने जाए तो सी सी कट जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई
ई भी नहीं रहेगा, ई भी नहीं रहेगा, ई कट जाएगा। ए प्लस बी प्लस डी से बन रहा है हमारा पी। ये हम देख पा रहे हैं, ये हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये तो हो नहीं रहा ना एक्चुअली, ये तो हो नहीं रहा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में 3 स्टेप हो रहा है, उसके बाद हो के प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन हमें ओवरऑल रिएक्शन क्या दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी प्लस डी से प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन है उसे देख के हम बता नहीं सकते कि पी पी जो बना उसमें ए का कितना हाथ है, बी का कितना हाथ है, डी का कितना हाथ है, वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि अंदर और भी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो वहां पे हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एल एम का वैल्यू नहीं बोल सकते। वहां पे क्या होगा, एल एंड एम, एल 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 बार बार एफ, एल एंड एम आर इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इक्वल आर नॉट इक्वल, यहाँ पे एल और एम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन देख के हमें पता नहीं चल रहा कि रिएक्शन के भीतर, रिएक्शन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा। तो हम बता नहीं सकते कि ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, बी का कंट्रीब्यूशन, हर एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनने में हाथ कितना है, वो हम ओवरऑल रिएक्शन देख के बता नहीं सकते। तो इसीलिए जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ओवरऑल रिएक्शन का जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो एल एम के जगह यूज नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में? ठीक है। अब बात ऐसा है कि आर, इसका जो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी है, इसे उठाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एल इंटू बी टू द पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अबे के है क्या चीज, के है क्या चीज, के है रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, क्या है हमारा रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अगर एक रिएक्टेंट है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा एक रिएक्टेंट है तो आर इक्वल टू के इंटू ए टू दावर एन लिख दिए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक रिएक्टेंट है, अगर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है, अगर दो रिएक्टेंट है तो एल प्लस एम, अगर तीन है तो उसका भी एक पावर आ जाएगा, तीन का एक पावर आ जाएगा, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो लॉ ऑफ मास ट्रांसफर क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो हमारा रिएक्टेंट है उनका कुछ पावर का मल्टीप्लीकेशन का साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पावर है, उसका मल्टीप्लीकेशन का साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या, कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है, तो कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लग रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने में, वो हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलरिटी। कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है वही हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे ही हम कह देंगे मॉलिक्यूलरिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हो, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके कुछ टाइप है रिएक्शन का। पहले लिख दे यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कैसे होगा, कि PCl5 ब्रेक हो क्या बनेगा, ब्रेक हो बनेगा PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2, ये हो गया हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, तो ये हो गया हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और क्या हो सकता है, बाई मॉलिक्यूलर, बाई
मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन कैसे होगा कि H2 प्लस I2, एक H2 एक I2 रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके क्या बना है 2H। तो ये हमारा बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो एक हमारा बायोमोलिकुलर रिएक्शन, और एक हो सकता है कि टार मॉलिकुलर रिएक्शन, एक हो सकता है टार मॉलिकुलर रिएक्शन। टार मॉलिकुलर रिएक्शन, टार मॉलिकुलर मतलब क्या, तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या हो सकता है कि 2SO2 प्लस O2 से बना हमारा 2SO3। तो भाई क्या हो रहा है, दो SO2 का मॉलिक्यूल है, एक O2 का मॉलिक्यूल है, मतलब तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3। ठीक है, देखो हमारा टार मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया सब। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमने देखा था कि सम, ऑर्डर है सम, इसको डिनोट किया था एन से, और इसको इसको कहा था सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो हमने क्या कहा था, रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखे थे कि अगर ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका रेट लॉ रिएक्शन हो जाए आर इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एल बी टू द पावर एम। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एन इक्वल टू एल प्लस एम। ठीक, और हम क्या कर सकते एल प्लस। तो अगर ऐसा हुआ कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम एक ही रिएक्टेंट से देखते हैं, ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑर्डर ए टू द पावर एन, एन ही है हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो के का अगर यूनिट पूछा जाए तो के का मतलब क्या होगा, के का मतलब आर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। अब आर का यूनिट हमने क्या देखा था, आर का यूनिट हमने देखा था, क्या देखा था, ये मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ही बैठा देंगे, आर का यूनिट बैठा देंगे कि मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये हो गया हमारा आर का यूनिट। नीचे क्या है, नीचे हमारा कॉन्सेंट्रेशन है तो वो भी बैठा देंगे, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल लीटर इनवर्स टू डी पावर एन है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाए, इसको अगर ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, जैसे मोल लीटर इनवर्स को अगर हम ऊपर लेके जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वन माइनस हो जाएगा, वन माइनस हो जाएगा। हम लिखते हैं कि मोल लीटर इनवर्स टू दी पावर वन माइनस एन टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टू दी पावर वन माइनस एन टाइम इनवर्स। ये मिल गया हमारा के का यूनिट। अब एन का वैल्यू जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करके के का यूनिट चेंज भी होगा। तो हम वही देखते हैं कि अगर कहा जाए कि ऑर्डर जीरो है, जीरो ऑर्डर मतलब क्या है, एन इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा कि मोल लीटर इनवर्स वन माइनस जीरो मतलब वन, तो मोल लीटर इनवर्स रहेगा इंटू टाइम इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये हो गया। अब कहा जाए कि फास्ट ऑर्डर, फास्ट ऑर्डर, फास्ट ऑर्डर मतलब एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू दी पावर वन माइनस वन टाइम इनवर्स, वन माइनस वन मतलब जीरो, और किसी भी चीज का पावर अगर जीरो है तो ये वन हो जाता है, तो इवेंचुअली क्या हो गया टाइम इनवर्स। अब सेकेंड ऑर्डर, अगर हम कहें कि सेकेंड ऑर्डर मतलब एन इक्वल्स टू टू, तो क्या हो जाएगा कि मोल लीटर इनवर्स टू डी पावर वन माइनस टू, एन का वैल्यू टू है, टू डी पावर वन माइनस टू टाइम इनवर्स। तो क्या हो गया कि लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ये क्या आ जाएगा वन माइनस टू मतलब माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन को अगर अंदर ले हम मोल टू दी पावर माइनस वन, और माइनस वन क्या हो जाएगा टू।
माइनस क्या हो जाएगा, 2, तो लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, क्योंकि हमें हमने रिएक्शन रेट कांस्टेंट उसका यूनिट देखा, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए उसका यूनिट कैसे चेंज होता है वो भी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं कि कहा गया कि एक रिएक्शन गिवन है कि 2A प्लस 3B से बन रहा है हमारा 4C। ठीक है, कहा गया कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, द रेट doesn't change, doesn't change, but when the concentration of A and B both are doubled, the rate becomes 4 times. What is the rate of reaction? What is the rate of reaction? एक रिएक्शन, सॉरी, व्हाट इज द रेट नहीं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, ये भी पूछ सकते हैं कि रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है और पूछा गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर पूछा गया है, मतलब ये तो कॉन्फर्म है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है नहीं। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो डायरेक्ट तो सॉल्यूशन बैठ जाए, तो ऑर्डर पूछता नहीं। ये ऑर्डर पूछा गया है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है नहीं। और कहा क्या गया कि चेंज जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करके रेट का क्या चेंज हो रहा है, तो ये करे कैसे। तो ये करना तो ऐसा चाहिए कि पहले हम आर का निकाल लेंगे कि हम कह सकते हैं कि आर इक्वल टू, इस रिएक्शन के लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर एल, वेर बी टू दी पावर एम। फिर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, उससे आर का क्या चेंज हो रहा है वो कर लिखेंगे। फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, फिर ए बी एक साथ चेंज हो रहा है तो ए बी एक साथ चेंज करेंगे, उसमें आर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है वो लिखेंगे, तो वहां से दो इक्वेशन हमें मिलेगा, वहां से इक्वेट करेंगे। तो ऐसे तो करना चाहिए, लेकिन प्रोसेस नहीं देख रहा कोई, प्रोसेस नहीं देख रहा है कोई, तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे कि जब कहा जाए कि एक ही रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, जब कहा जाए एक ही रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, तो क्या होगा कि जो नया रेट बना बाय जो पुराना रेट है वो इक्वल होगा कितना टाइम चेंज हुआ है, कितना टाइम चेंज हुआ है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एल। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन ओनली वन, व्हेन ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज चेंज्ड, इज चेंजिंग। जब एक का चेंज हो रहा है, जब एक का चेंज हो रहा है, तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है, तब क्या होगा, पुराना जो रेट था बाय नया जो रेट था बाय पुराना जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा कितना टाइम चेंज हुआ है, ना चेंज का फ्रीक्वेंसी कितना है, टू दी पावर एल। ठीक है, और अगर दोनों ही चेंज हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, दो रिएक्टेंट का ही चेंज हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, R2/1, नया रेट बाय पुराना रेट, इज इक्वल टू कितना फैक्टर में चेंज हुआ है, कितना फैक्टर में चेंज हुआ है, टू दी पावर एल प्लस एम। ठीक है, ये कब होगा कि व्हेन बोथ द reactant concentration is changing in same order,
बोथ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंजिंग इन सेम ऑर्डर, जब दोनों ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम ऑर्डर में चेंज हो रहा है, दोनों का सेम ऑर्डर में चेंज हो रहा है कि ए का अगर दुगना हो रहा है तो बी का भी दुगना हो रहा है, ए का अगर 3 गुना हो रहा है तो बी का भी 3 गुना हो रहा है, तो तब हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि अगर एक का चेंज हो रहा है तो नया रेट बाय पुराना रेट इज इक्वल टू जो फैक्टर में चेंज हो रहा है, जिस फैक्टर में चेंज हो रहा है टू द पावर एल। एल हो गया कि जिस रिएक्टेंट का बात करें उस रिएक्टेंट का रेस्पेक्ट में ऑर्डर, ठीक है। और अगर दोनों ही सेम रेट में चेंज हो रहा है कि दोनों दुगना हो रहा है या फिर दोनों 3 गुना हो रहा है, दोनों 4 गुना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो नया रेट बाय पुराना रेट इज इक्वल टू जो चेंज का ऑर्डर, चेंज है जो चेंज का फ्रीक्वेंसी है, जो चेंज का फ्रीक्वेंसी है टू द पावर एल प्लस एम, मतलब दोनों का रिस्पेक्ट में ऑर्डर एल प्लस एम, ठीक है। तो यही यूज करके हम ये वाला करने चाहेंगे, यही यूज करके हम ये वाला करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पे क्या कहा गया, तो ये हम यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे जब भी चेंजिंग का बात हो रहा है तब हम ये यूज करेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया कि पहले ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है, पहले ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल कर रहे हैं, मतलब एक ही रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम पहला वाला यूज करेंगे, पहला वाला यूज करेंगे। तो करने से रेट का कोई चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब R2 और R1, पहला केस में R2 इक्वल टू R1, तो R2 बाय R1 इक्वल टू, उसको डबल कर रहे हैं मतलब 2 टू द पावर L, तो R2 R1 बराबर है मतलब 1 इंटू टू टू द पावर L। तो L का वैल्यू कितना होगा कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो इवेंचुअली वो 1 हो जाता है, तो L का वैल्यू 0 ही था। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं टू दी पावर 0 इक्वल टू दी पावर L, तो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0। और सेकंड केस में क्या बोला गया कि ए बी बोथ आर डबल्ड, दोनों को ही चेंज करे, दोनों को ही डबल करे, तब रेट क्या हो रहा है 4 गुना, रेट क्या हो रहा है 4 गुना। तो हम क्या कर सकते हैं कि R2 इक्वल टू 4R1, सेकंड केस में R2 इक्वल टू 4R1, तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू बोथ आर डबल्ड 2 टू द पावर L प्लस एम, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि 4R1 बाय R1, 4R1 बाय R1 इक्वल टू द पावर L प्लस एम, ठीक है। अब L का वैल्यू हमें यहां से पता चल गया कि 0 है, तो क्या कर देंगे हम, इसे लिख सकते हैं 4 इक्वल टू टू द पावर L, टू टू द पावर L, 4 मतलब टू स्क्वायर, टू स्क्वायर इक्वल टू द पावर L, तो L इक्वल टू 2, L सॉरी L नहीं, L का वैल्यू बता था M, ये हो गया M। तो पहले जो सिंगल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा था वहां से हमें L का वैल्यू मिल गया, और उसके बाद दोनों रिएक्टेंट का सेम रेट में चेंज हो रहा है, सेम रेट में चेंज, दोनों रिएक्टेंट का ही डबल हो रहा है, तो वहां से हमें M का वैल्यू मिल गया। तो टोटल ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑर्डर N इक्वल टू L प्लस M, जो हो जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। और अगर रेट लॉ इक्वेशन लिखने का तो R इक्वल टू K इंटू ए टू द पावर 0, क्योंकि ए के लिए L जो था वो ए को पावर 0 आता है, B टू द पावर 2, ठीक है। ये हो जाएगा रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, समझ में। तो ऐसे हमें करना है, जब ऐसे गिवन होगा कि सिंगल रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है तो नया रेट बाय पुराना रेट इक्वल टू जितना रेट में चेंज हो रहा है, जितना गुना हो रहा है टू द पावर L। और अगर दोनों का सेम रेट में चेंज हो रहा है तो नया रेट बाय पुराना रेट इक्वल टू जितना फैक्टर में चेंज हो रहा है टू द पावर L प्लस M, ठीक है। यहां से हमें मिल जाए